हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। फर्स्ट वीडियो जो हम लोग का इस चैप्टर से था वंशागति का आवेग सिद्धांत, उस चैप्टर में हमने बात किया था शुरू में डीएनए के बारे में। डीएनए को जाना कि डीएनए में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। डीएनए की लंबाई जो होती है न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करती है। जैसा कि हमने उदाहरण भी देखा था जीवाणु भोजी के प्रकार लेप्डा 5x174 मनुष्य। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उसमें न्यूक्लियोटाइड जिसमें जितना ज़्यादा हो रहा था उसकी लंबाई उतनी ही है। उसके बाद हमने न्यूक्लियोटाइड की संरचना देखा था। न्यूक्लियोटाइड की संरचना में हम लोग को मिला कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 घटकों से मिलकर बना था, फॉस्फेट, शर्करा और आपका नाइट्रोजन क्षार। फिर नाइट्रोजन क्षार को भी 2 हिस्सों में बांटा गया और पता चला कि प्यूरिन पायरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन में आपका एडेनिन और ग्वानिन, और वही आपका पायरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल होते हैं। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था और वही ग्वानिन हमेशा आपका ट्रिपल बॉन्ड से। बाकी हमने बॉन्ड की बात की थी। अगर आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखते हैं तो नाइट्रोजन और शर्करा के बीच पाई जाएगी। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉस्फेट और शर्करा के बीच, और हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे तो वो आपस में क्षार को जोड़ने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही डीएनए में इतना स्थायित्व है और आरएनए में नहीं है। आरएनए जल्दी से विखंडित हो जाता है, जबकि हमारा जो डीएनए है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से अधिक समय तक स्थिर रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें डीएनए मॉडल देखने के बाद, जब डीएनए तैयार हो गया तो खोज स्टार्ट हो गया था और स्टार्ट कर दिया था 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिक्सचर ने। फ्रेडरिक मिक्सचर ने तो उसे अम्लीय देखकर न्यूक्लिन नाम दिया। उसके बाद एक्सरे निकाल दिया गया विलिंगिस और फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन विलिंगिस का एक्सरे निकलने के बाद वाटसन और क्रिक जो थे, एक्सरे के मदद से उन्होंने अपना मॉडल तैयार कर दिया। और एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन में इसी के साथ देख लिया था मॉडल के साथ साथ ही। तो वाटसन क्रिक मॉडल ने किया क्या है, जितना भी डीएनए में जिस भी तरीके से बना है उन्होंने समझा दिया है कि डीएनए जो आपका है वो 2 न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है, बीच में क्षार स्थित होते हैं। क्षार के बीच आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। द्विकुंडी संरचना है, दक्षिणावर्त होती है। तो इस तरीके से कई सारे पॉइंट हमने देखा था वाटसन और क्रिक मॉडल में। उसके बाद इरविन चारगाफ का नियम हमने देखा, जिन्होंने उसमें बताया था कि जितना एडेनिन है आपका उतने के बराबर क्या मिलेगा, थायमिन मिलेगा, यानी अनुपात हमेशा सेम होंगे दोनों का। ग्वानिन और साइटोसिन का भी अनुपात हमेशा सेम होगा। तो इन्होंने इरविन चारगाफ के नियम में हमने क्या देखा था, ये आपका क्या है, इरविन चारगाफ के नियम में ग्राफ दे दिया गया है, अनुपात दे दिया गया है। उसके बाद सेंट्रल ड्रोगमा, सेंट्रल ड्रोगमा की अगर बात करें तो फ्रांसिस क्रिक के देन है। उन्होंने सेंट्रल ड्रोगमा में कहा कि हमारे शरीर में आनुवांशिक सूचना का बहाव जो है वो डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की तरह होता है, और इसी संरचना को हमने सेंट्रल ड्रोगमा का नाम दिया। आगे हम लोग का आज का टॉपिक है डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। देखिए, ये टॉपिक उठने का भी कारण है। अगर हमने डीएनए की खोज कर लिया, डीएनए मॉडल तैयार कर लिया, तो अब बात आती है कि डीएनए मॉडल में आपको लंबाई भी बता दिया गया, मनुष्य की क्षार युग्म का संख्या भी पता है और दूरी भी पता है। तो वैज्ञानिकों ने किया क्या, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ निकाला हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे न्यूमेरिकल वगैरह है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे, अगर हम क्षार युग्मों के बीच की दूरी, अगर एक क्षार है, जैसे ऊपर हमने लिखा है ए, नीचे ग्वानिन, साइटोसिन, तो इन दोनों के बीच की जो क्षार की दूरी है वो इतना होता है 0.34 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर आप लिखते हैं तो वही 10 के पावर -9। तो हमारा जो क्षार युग्मों के बीच की दूरी होती है कितना होता है, 0.34 इंटू 10 का पावर -9। माइनस में ये नहीं लिखा हुआ है, ये बराबर का चिन्ह है, तो इसको आप लोग माइनस ना लिखें। 0.34 हमेशा याद कर ले, हमारे क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। अगर मनुष्य में क्षार युग्मों की बात करें तो द्विगुणित में 6.6 गुना 10 के पावर 9 होता है, और अगुणित में 3.3 गुना 10 के पावर 9। तो ये बहुत अलग तरीके से किताब में आपके साफ साफ लिखा गया है कि अगर मनुष्यों के डीएनए की लंबाई को निकालना है तो क्षार युग्मों के बीच की दूरी और प्लस में उनके क्षार युग्म को गुना करके आप देखें, आपका जो ये आंसर आएगा वो लगभग 2.2 मीटर के लगभग आएगा। उसके बाद 4, 6 पीछे लिखा हुआ है।
उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट के बाद कोई एक या दो संख्या लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपके मनुष्य में क्षार युग्म की संख्या को लेकर उनके बीच की दूरी को दोनों को गुणा करके लगभग लंबाई निकाल लिया गया और पता चला कि हमारे शरीर में डीएनए की जो लंबाई है वो 2.2 मीटर है। पर एक आश्चर्य की बात ये है कि हमारे शरीर में जो डीएनए की लंबाई को देखा गया वो 2.2 मीटर है, पर हमारा जब केंद्रक देखा गया तो केंद्रक जो आपका है बहुत ही माइनस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा था, 10⁻⁻6 मीटर। यानी अगर 2.2 मीटर बहुत ज़्यादा होता है और 10⁻⁻6 मतलब आप सोच सकते हैं, आप बता भी नहीं सकते हैं हाथ से कि कितना बड़ा हो सकता है। तो यही क्वेश्चन उठा कि इतना बड़ा लंबा डीएनए जो वाटसन क्रिक मॉडल के द्वारा दिया गया, इतना लंबा डीएनए आखिर हमारे इतने छोटे केंद्रक में आता कैसे है। एक बार सोच के देखेंगे कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक 10⁻⁻6 केंद्रक में समाहित कैसे होता है। तो इसी क्वेश्चन की चर्चा को लेकर फिर इकोलाई बैक्टीरिया का भी देखा गया। तो इकोलाई बैक्टीरिया का भी आपका 1.36 मिलीमीटर होता है लंबाई, पर उसके अंदर तो खासियत ये है कि उसमें केंद्रक नहीं होता है और बिना केंद्रक के होते हुए भी उनका डीएनए जो है वो फैला नहीं होता है पूरे शरीर में। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर अब वैज्ञानिक खोजने में लग गए कि आखिर कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारा इतना लंबा डीएनए इतने छोटे केंद्रक में समाहित हो जाए। बाकी आपका यहाँ पे अगर कभी मनुष्य के डीएनए की लंबाई निकालना हो तो अपने कॉपी पे एक बार इसको गुना करके ट्राई ज़रूर करें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर। मनुष्य में क्षार युग्म कितने होते हैं, द्विगुणित में 6.6 × 10⁻⁹। दोनों को जैसे ही आप गुना करेंगे आपके मनुष्य के डीएनए की लंबाई लगभग में मिल जाएगी। जबकि हमारे केंद्र की लंबाई चौड़ाई जो है वो कितना है, 10⁻⁻6 मीटर। इतना होते हुए भी हमारा डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में ही पाया जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे कि हमारा इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी केंद्रक में कैसे आ जाता है। उसके बाद एक ई कोलाई के बारे में बताया गया। तो ई कोलाई के बारे में क्या बताया गया कि ई कोलाई में केंद्रक ना होते हुए उनका डीएनए फैला नहीं होता है। क्यों? जब रिसर्च किया गया तो दो चीज़ें मिली। उस रिसर्च में हम लोग को दो चीज़ें मिली। जब रिसर्च किया गया तो देखा गया कि हमारा जो डीएनए है उस पर पहले आवेश देखा गया। हमारे डीएनए और उसके पास एक खास प्रोटीन पाया जा रहा था। जब केंद्रक के अंदर हम गए और देखें कि हमारा 2.2 मीटर लंबा डीएनए उसमें है कैसे रखा हुआ है, तो वहाँ दो चीज़ें मिली जानने के बाद। पहली चीज़ हमारा डीएनए था और दूसरा उसके साथ कुछ प्रोटीन लपेटा हुआ था। जब उस प्रोटीन को देखा गया तो देखा गया कि प्रोटीन जो है उस पर कुछ आवेश मिल रहा है जो कि धनात्मक है, और वही हमारा डीएनए जो है वो ऋणात्मक आवेशित था। तो ऋणात्मक आवेशित किया क्या था डीएनए हमारा कि वो प्रोटीन, जैसे आप मंजा वगैरह देखते हैं जो पतंग उड़ाने वाला होता है, उस पर हमने कैसे धागे लपेट, या ऊन वगैरह आप लोग देखते हैं कि एक छोटे गोले में धागे को लपेटा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा धागा होता है। वैसे ही उनके गोले की तरह हमारा प्रोटीन जो था वो अष्टक बनाकर एक गोल बना हुआ है, और उसी में जो डीएनए है वो कुंडलित होकर उसी में लपेटा होता है। तो इस तरीके की संरचना कुछ देखने को मिली। तब रिसर्च किया गया अब प्रोटीन पर कि ये हिस्टोन प्रोटीन आखिर इसमें खासियत क्या है और ये कैसे बना हुआ है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैसा होता है, इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है। तो पता लगा कि आपका डीएनए तो पहले से हम लोग को पता है अम्लीय है, ये नहीं पता था ऋणात्मक आवेशित है। पर वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो उन लोग को पता चला कि हमारा डीएनए ऋणात्मक आवेशित है और अम्लीय है। ये प्रोटीन उसके विपरीत था, प्रोटीन धनात्मक और प्लस में क्षारीय था। तो इसी प्रोटीन और इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। ये हिस्टोन अकेला नहीं है, 8 का समूह बनाया हुआ है, इसे हम हिस्टोन्स कहते हैं। अष्टक हिस्टोन नाम दिया होगा, या ऐसे आप बोलेंगे तो हिस्टोन्स कहा जाता है।
तो हिस्टोन के अंदर हमारा डीएनए लपेटा हुआ है। इस हिस्टोन में जब देखा गया कि ये हिस्टोन कैसा है और ये पूरा मिल करके केंद्र के बीच में केंद्रकाभ बनाते, लूप बनाते हैं जिसमें पूरी तरीके से लपेटा हुआ है। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे कि इतना लंबा डीएनए हमारे केंद्रक में कैसे अंदर प्रवेश है, कैसे अंदर समाहित है, तो पता तो लग गया कि कैसे है कि प्रोटीन में ये बंधा हुआ है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। अब हम जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन की खासियत, क्योंकि हमने डीएनए के बारे में तो पूरा देख लिया है कि डीएनए क्या है, कैसे बना है। अब थोड़ा सा प्रोटीन की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें प्रोटीन आया है तो कुछ तो इसके अंदर खासियत होगी। प्रोटीन के बारे में हम जब देखते हैं जब देखते हैं तो पता चला कि धनात्मक आवेशित प्रोटीन है, हिस्टोन समूह में पाया जाता है, ये क्षारीय होता है, इसके अंदर एमिनो अम्ल, लाइसिन, आर्जिनिन, ये तीनों की मात्रा अधिक होती है। आप इसमें मात्रा ना भूलें, तीनों का नाम याद रखेंगे। हिस्टोन प्रोटीन में एमिनो, लाइसिन, आर्जिनिन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण ये क्षारीय होता है। तो एमिनो, लाइसिन, आर्जिनिन की वजह से इन तीनों की मात्रा बहुत अधिक पाए जाने के कारण से ये क्षारीय होता है। और ये हिस्टोन जो है 8 अणु से मिल करके अष्टक बनाया हुआ होता है, इसलिए हम हिस्टोन्स बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा समूह है। जब हिस्टोन और हम डीएनए को जोड़ देते हैं आपस में, तो उस संरचना का जो नाम है, उस संरचना को हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम आपका हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ डीएनए है। ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। न्यूक्लियोसोम हमने स्टडी किया, वर्सन के लिए एक मॉडल जब मिल गया तो पता चला कि हमारा डीएनए इतना लंबा। उसके बाद जब पता लगा कि ये डीएनए क्यों इतना लंबा है और क्यों ई कोलाई में फैला नहीं होता है। ई कोलाई में भी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, जिस पर डीएनए लपेटा, तो फैला कैसे होगा? हमारे शरीर में इतने छोटे केंद्रक में कैसे समाहित है? इस प्रोटीन के कारण। अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जब हम अध्ययन किए तो पता चला कि ये धनात्मक, क्षारीय और इसमें एमिनो, लाइसिन, आर्जिनिन की मात्रा अधिक है। अष्टक के रूप में पाया जाता है, हिस्टोन अष्टक भी कहते हैं। पर जब ये हिस्टोन अष्टक और आपका प्रोटीन डीएनए जब एक दूसरे में बंध जाता है तो उस संरचना को अब हम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन नहीं कहते हैं, उस पूरी संरचना को हम न्यूक्लियोसोम का नाम दे देते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी में हो जाए इसी टॉपिक से कि न्यूक्लियोसोम क्या है। तो न्यूक्लियोसोम आप आंसर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। केंद्रकाभ में, केंद्रकाभ लिखा हुआ है क्योंकि केंद्र के अंदर बीच में होते हैं ये काम। केंद्रकाभ में धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अभी बताया गया कि जैसे हिस्टोन और डीएनए दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इस संरचना को हम न्यूक्लियोसोम का नाम दे देते हैं। तो न्यूक्लियोसोम क्या, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि केंद्रकाभ में धनात्मक आवेशित हिस्टोन प्रोटीन से ऋणात्मक आवेशित डीएनए सटा हुआ होता है और इस संरचना को हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। अगर एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम को उठाया जाए तो उसमें टोटल 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं। यानी अगर एक डीएनए की कुंडली न्यूक्लियोसोम से बना हुआ डायरेक्ट अगर एक उठा लिया जाए एक कुंडली, तो एक कुंडली के अंदर लगभग 200 क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, लिखना भी है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार युग्म का डीएनए कुंडली पाया जाता है। तो न्यूक्लियोसोम में बस आपको ये नहीं, कुछ अगर जानकारी भी होती है उससे रिलेटेड तो वो पॉइंट लिख देना चाहिए। तो ये आपका न्यूक्लियोसोम क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, और उसका आंसर है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद यही न्यूक्लियोसोम आगे चल के आपका क्रोमेटिन बनता है। आपका एनसीईआरटी सीरीज दिख रहा है। न्यूक्लियोसोम आगे चल कर क्या बनता जाता है, क्रोमेटिन। जैसे जैसे न्यूक्लियोसोम जुड़ता जाता है, न्यूक्लियोसोम में है क्या क्या, प्रोटीन प्लस में आपका डीएनए, प्रोटीन डीएनए, प्रोटीन डीएनए जुड़ कर क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब यही न्यूक्लियोसोम आगे चल के क्या बनाएगा, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या अगर पूछा जाए आपसे, तो न्यूक्लियोसोम का जुड़ना तथा केंद्रक में अभिरंजित धागों की तरह संरचना को क्रोमेटिन कहते हैं। ये डोरी पर बीड्स की तरह दिखते हैं। ये क्रोमेटिन कुंडलित होकर कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। देखिए डीएनए में आपका गुणसूत्र बनता है कई सारा, जैसे हम 23 गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में। डीएनए तो इकाई है, डीएनए तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमारे शरीर में 23 गुणसूत्र
युग्मक में और पूरे शरीर में अगर बात की जाए तो 23 का डबल। तो यहाँ क्या बात किया गया है कि गुणसूत्र का निर्माण अगर बात करें तो पहले क्या बना, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम समझिए कि अगर धागा में आप गांठ बांधते हैं तो ढेर सारे गांठ जो आप अगर एक धागा में बांधे तो वो थोड़ा दिखने में जैसे लिखा हुआ है डोरी पर बिट्स की तरह। जब ढेर सारी ऐसी संरचना मिल जाती है तो और वो जुड़ती जाती है, धीरे धीरे क्रोमेटिन बनाती है। और क्रोमेटिन जब बन जाती है तो वो अभिरंजित कहने का मतलब है कि किसी रंग की तरह, मतलब रंगीन, थोड़ा सा हल्का दिखने लगता है। पहले तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियोसोम जुड़ता जाता है, क्रोमेटिन बनेगा तो कुछ हल्का रंग का दिखने लगता है। तो वही लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोसोम का जुड़ना और केंद्रक में अभिरंजित धागों की तरह संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये डोरी पर बिट्स की तरह दिखते हैं। ये क्रोमेटिन कुंडलित होकर कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था, जब हम अर्धसूत्री विभाजन में ढेर सारी अवस्थाएं पढ़ते हैं तो उसमें एक अवस्था आता है आपका मध्य अवस्था। तो मध्य अवस्था में ये क्रोमेटिन कुंडलित होकर पूरा गुणसूत्र का निर्माण कर देता है। तो गुणसूत्र किस अवस्था में बन जाते हैं, आपके मध्य अवस्था में बन जाते हैं। और किससे बनते हैं, क्रोमेटिन से बने होते हैं। क्रोमेटिन जब कुंडलित होता है तो वही जाकर गुणसूत्र बना देता है, और उससे पहले न्यूक्लियोसोम। तो क्रोमेटिन क्या है आपको रटना नहीं है। न्यूक्लियोसोम जब जुड़ता है तो वही अभिरंजित धागों की तरह दिखने लगता है, जैसे डोरी पर बिट्स की तरह दिखाई देता है, उसे क्रोमेटिन कहते हैं हम। क्रोमेटिन आपस में कुंडलित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। कब, कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में ये काम होता है। तो क्रोमेटिन आपका दो प्रकार का मिलेगा, एक यूक्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में देखेंगे क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन जो है कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं ढीला बंधा होता है और हल्का रंग का दिखाई देता है। आप खुद देखेंगे जब धागों को इकट्ठा कर दे पूरे तो वो गाढ़े दिखाई देने लगेंगे, और जब अलग अलग थोड़ा ढीला वगैरह रहेगा तो हल्का दिखाई देगा। तो यूक्रोमेटिन आपका हल्का बंधा हुआ क्रोमेटिन है, और वही हमारा अगर बात करें इसका ढीला बंधा हुआ है। हेट्रोक्रोमेटिन का बात करें तो ये आपका पूरे टाइट अच्छे ढंग से बंधा हुआ होता है, जिसके कारण यूक्रोमेटिन ढीला बंधे होने के कारण हल्के रंग का दिखता है आपका, और वही हेट्रोक्रोमेटिन अच्छे ढंग से बंधे होने के कारण गाढ़े रंग का दिखता है। तो क्रोमेटिन हम लोग को दो प्रकार के दिखाई दे सकते हैं, एक हल्के रंग का और एक गाढ़े रंग का। हल्के रंग का आप देखेंगे तो वो आपका यूक्रोमेटिन है, और गाढ़े रंग का देखेंगे तो हेट्रोक्रोमेटिन। गाढ़े रंग का क्रोमेटिन हमेशा अच्छे ढंग से बंधा होता है, और हल्के रंग वाला हमेशा ढीला डाला बंधा होगा। तो इस तरीक़ा से हमने देखा, ये आपका टॉपिक था पूरा डीएनए पैकिंग का। डीएनए पैकिंग में हमने शुरुआत किया मनुष्य की डीएनए की लंबाई से। तो मनुष्य के डीएनए की लंबाई आपको जब भी निकालना हो उसके लिए आपको क्षारीयों के बीच की दूरी चाहिए, और प्लस में आपको क्या चाहिए, मनुष्य के क्षारीयों की संख्या। दूरी हमारा 0.34 नैनोमीटर, और क्षारयुग्म टोटल हमारा है कितना है, 6.6 × 10⁻⁹ नैनोमीटर की जगह आप 10⁻⁹ का यूज़ करेंगे। दोनों को गुणा करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 2.2 मीटर। ई कोलाई में 1.36 मिलीमीटर का लंबाई का होता है। अगर इन दोनों की चर्चा की जाए तो इन दोनों से टॉपिक यही उठा था कि आखिर ई कोलाई में केंद्रक ना होते हुए भी फैला क्यों नहीं होता, और मनुष्य में इतना लंबा डीएनए इतने छोटे केंद्रक में आ कैसे आता है, जो कि केंद्रक की लगभग लंबाई चौड़ाई आपका 10⁻⁻6 मीटर है। तो इसी चीज़ के टॉपिक को उठाते हुए पता चला कि अरे इसमें तो एक प्रोटीन है जो डीएनए को लपेटा हुआ है, और वो प्रोटीन आपका हिस्टोन है। डीएनए की देखा गया खासियत तो वो अम्लीय और ऋणावेशित था, जिसके कारण धनात्मक पर चिपका हुआ था। धनात्मक क्षारीय, ये कभी भी धनात्मक ऋणात्मक। समझ में आ गया होगा कि क्रोमेटिन उसका प्रकार। आगे जो विज्ञानी का जो टॉपिक था वो था अब अनुवांशिक पदार्थ की खोज। क्योंकि जब उन्होंने केंद्रक में देखा तो केंद्रक में उन्हें 3 चीज़ें मिली, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए। आरएनए, प्रोटीन, डीएनए तो मिला, पर उनको ये नहीं पता लग पा रहा था कि हमारे शरीर में जो पूरा अनुवांशिक का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है। डीएनए कर रहा है, आरएनए कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। 5वें चैप्टर से, मेंडल के टाइम से ही हम चर्चा कर रहे हैं अनुवांशिक पदार्थ। पर कभी अभी तक कहीं यहाँ हमने देखा कि अनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए है। पहले तो लोग आरएनए को ही समझते थे, उससे पहले लोग प्रोटीन को समझते थे।
तो लोग तो अपने अनुसार समझते गए, पर वैज्ञानिकों ने क्या खोजा कि हम लोग को डीएनए का मॉडल मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई, पर अभी तक केंद्रक के अंदर इन तीनों में काम कौन कर रहा है अभी तक ये नहीं पता लगा। तो लगभग अब जो जितने भी वैज्ञानिक थे उनका स्टडी किस पे स्टार्ट होगा, अनुवांशिक पदार्थ की खोज पर। तो 1926 ईस्वी तक जितना भी डीएनए के बारे में आपने अभी तक पढ़ा, ये टोटल 1926 ईस्वी तक खोज किया गया। यानी आणविक जीव विज्ञान की जितनी भी खोज वगैरह जो भी थी वो हमने 1926 ईस्वी तक देख लिया। यहाँ पर देखिए डीएनए की खोज हो गई, अंशागति के आणविक आधार की खोज 1926 तक हुई, परंतु ज्ञात नहीं था कि केंद्रक में वास्तव में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ। तो इसके सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो 2 साल के बाद होने लगी, जो कि सबसे पहले किए थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ आपके रूपांतरित सिद्धांत देकर के। तो अब हम चर्चा करेंगे अपने अनुवांशिक पदार्थ की खोज की, जो कि आपके 1926 में पूरा आणविक जीव विज्ञान खोज दिया गया। उसके बाद 2 साल के बाद से आपका इस पर स्टडी स्टार्ट हो गया। तो 1928 ईस्वी में सबसे पहले स्टार्ट जो थे वो ग्रिफिथ किए थे, जिनके सिद्धांत को दे दिया गया ग्रिफिथ का रूपांतरित सिद्धांत। एक चीज़ आपको बताना है कि जो भी लोग कॉपी में लिखते हैं वो नोट्स वगैरह में नोट्स टाइप में लिख ले इस चीज़ को, क्योंकि ये आपको समझाई जा रही है। बाकी आपको क्वेश्चन आंसर जो लिखवाया गया है या लिखना है तो उसको कम से कम ढंग से लिखे। इसी चीज़ को उठाकर अपने आंसर में नहीं लिख दे, ऐसे आपको नहीं मिलेगा नंबर वगैरह। बोर्ड पे जिस तरीके से समझाया जाता है अगर आप वैसे लिख देंगे तो कैसे आप किसी को समझा थोड़ी रहे, आपसे कोई क्वेश्चन की आपको सटीक आंसर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपके नोट्स के काम आएंगी। नोट्स बनाइए बुक समझने के लिए, टॉपिक समझने के लिए आपको ऐसे लिखवाया जाता है। आपको आंसर लिखने के लिए नहीं, आपको आंसर एक सटीक आंसर देना है, अच्छे ढंग से लिखना है ताकि किसी को देखने में भी सही लगे। और लिखवाया भी गया है इन सारे क्वेश्चन का आंसर, तो जैसे लिखवाया गया आप वैसे ही लिखेंगे। बाकी अगर कोई मिस्टेक वगैरह आपको मिल जाती है तो इस टॉपिक को पढ़ के आप सुधार सकते हैं। तो 1928 ईस्वी में कौन स्टार्ट कर दिया, ग्रिफिथ। और उन्होंने एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु को उठाया जो कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया फैलाने वाला। पर आपको पता है कि सारे न्यूमोनिया नहीं फैलाते हैं, सारे बैक्टीरिया जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के सारे नहीं फैलाते हैं, कुछ ही प्रभेद होते हैं जो न्यूमोनिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन्होंने दोनों को उठाया, ऐसा माध्यम में तैयार किया कि दोनों न्यूमोनिया फैलाने वाले को लेकर है, दोनों स्ट्रेप्टोकोकस को लेकर। एक ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस था जो कि न्यूमोनिया नहीं फैलाता है और एक ऐसा था जो कि न्यूमोनिया फैलाता है। न्यूमोनिया फैलाने वाला जो स्ट्रेप्टोकोकस था वो हमारा था एस प्रभेद, और जो नहीं फैलाने वाला था वो हमारा था आर प्रभेद। तो एस प्रभेद जो है उसके ऊपर कुछ आवरण पाए जाते हैं विशेष प्रकार के। इस आवरण के वजह से ये किसी के शरीर में एंट्री करके उन्हें संक्रमित करता है, जबकि आरएनए होता है आर प्रभेद जो है, ये आर प्रभेद में आवरण ना होने की वजह से ये निमोनिया रोग नहीं फैलाता है। तो यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेप्टोकोकस में हमने 2 का यूज़ किया है, एस आर। तो एस प्रभेद और आर प्रभेद का इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को उठाया। बैक्टीरिया में 2 टाइप लिए इन्होंने, एक ऐसा टाइप जो आपके निमोनिया के लिए जिम्मेदार है और एक ऐसा जो नहीं है, और एक जानवर चूहा का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि इंजेक्शन के थ्रू, इस चीज़ को देखेंगे आप लोग, इन्होंने क्या किया कि इंजेक्शन के थ्रू क्या किया कि चूहे में जब एस प्रभेद को उठाकर डाला तो कुछ समय के बाद क्या देखा कि चूहा मर गया। सोचने लगे हुआ क्या इसके अंदर, फिर बोलते हैं अब आर को डाल के देखते हैं। आर को डाले, आर तो निमोनिया नहीं फैलाता है, तो आर संक्रमित कैसे करेगा, चूहा जीवित ही था। बोले अच्छा ऐसा बात है, तो एस प्रभेद को एक बार गर्म किए। गर्म करने के बाद क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया हो गर्म करने के बाद वो मृत हो जाता है। तो एस प्रभेद निमोनिया फैलाता है, आर नहीं, आर को क्यों गर्म करेंगे, हम केवल एस प्रभेद को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। एस डाले चूहा मर गया, आर डाले चूहा जीवित था। बोले कि आर का कोई गलती नहीं है, एस को ही गर्म करते हैं। एस को गर्म किए, गर्म करने के बाद जब चूहे के शरीर में डालते हैं तो देखते हैं कि चूहा जीवित है। बोलते हैं ओ अब लगता है कि एस प्रभेद जो है वो मृत हो गया, अब निमोनिया फैलाने लायक नहीं है। पर आश्चर्य की बात ये हुई कि फिर ये बोलते हैं कि एक बार दोनों को मिला कर देखते हैं कि ये जीवित रह रहा है कि मर जाता है। जब गर्म किए हुए एस प्रभेद जो कि मरा हुआ था उसको आर प्रभेद के साथ मिला। आर प्रभेद आपका जीवित वाला है,
एस आर प्रभेद के साथ मिलाया एस प्रभेद को और दोनों को मिक्स करके जब चूहे के अंदर डाले तो चूहा तुरंत मर गया। अब ये सोचने लगे कि आखिर एस प्रभेद में क्या हुआ आर प्रभेद को डालने से कि ये चूहा मर गया। अब यही सोच सकते हैं ना कि आर प्रभेद के कारण एस प्रभेद जिंदा हो गया, पर कैसे? तो इस चीज को आर प्रभेद के कारण एस प्रभेद में आवरण बन जाता है जिससे चूहा मर गया, जो कि अनुवांशिक पदार्थ है। देखिए क्या हुआ, जैसे ही एस प्रभेद में डाला गया आर प्रभेद को, आर प्रभेद में कोई ऐसा अनुवांशिक पदार्थ था जो एस प्रभेद में चला जाता है और उसमें जाते ही इसके शरीर में जो आवरण है तुरंत बन जाता है और आवरण बनने के कारण वो फिर से चूहा संक्रमित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पर ये पूरी जो कंसेप्ट थी ये वैज्ञानिकों को सहमत नहीं कर पाई कि रियल में अनुवांशिक पदार्थ है क्या। अब यहाँ पर कैसे पता लगा हम लोग को? हम लोग कुछ भी जान सकते हैं, हो सकता है आरएनए गया, हो सकता है प्रोटीन गया, हो सकता है डीएनए गया। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से इनका जो सिद्धांत था, इनकी जो थ्योरी थी, इतने पर ही खत्म और आगे वैज्ञानिक फिर से लग गए। तो इनके थ्योरी से कुछ नहीं पता लगा कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन है। तो बाकी आपको इनका थ्योरी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इनके आगे जो वैज्ञानिकों ने काम किया है, वो है आपका अनुवांशिक पदार्थ का रासायनिक प्रकृति में ये आपका जीव रासायनिक लक्षण, जीव रासायनिक रूपांतरित सिद्धांत है 1933-44, जो कि एवरी मैक्लियोड मेकार्टी, ओसवाल्ड एवरी मैक्लियोड मेकार्टी, ये तीनों वैज्ञानिक हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपना थ्योरी तैयार किया 1933-44 में लगभग, और उसमें केंद्रक में तीन चीज़ है, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। इन्होंने दिमाग लगाया, एंजाइम उठाया, 3 एंजाइम, एक प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को पचा देगा, एक आरएनएज जो कि आरएनए को पचा देगा, एक डीएनएस जो कि डीएनए को पचा देगा। क्यों इन्होंने एंजाइम लिया पचाने के लिए? पता है आपको? इन्होंने इसलिए लिया कि अब क्या पता अगर प्रोटीन काम करता हो, प्रोटीन पच जाए तो पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रोटीन जब ख़त्म हो गया तो इसका काम बंद हो गया। जैसे इसका काम बंद हो गया, जिसमें भी हम लोग को पता लग जाएगा कि वो अनुवांशिक पदार्थ है। जैसे प्रोटीन अगर एस प्रभेद में आवरण बनाता होगा तो प्रोटीन को अगर हम पचा देंगे उनके शरीर में तो हमारा उसमें आवरण नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन बनाता है आवरण तो इसका मतलब प्रोटीन अनुवांशिक नहीं है। आरएनए पचने के बाद भी उसमें आवरण बन रहा है तो इसका मतलब नहीं है। डीएनए में भी ऐसा काम हो रहा है। तो इन्होंने तीनों को पचाने वाला एंजाइम ले लिया और आपका वो बैक्टीरिया आर प्रभेद और एस प्रभेद जिसके कारण रूपांतरण हुआ था, तो आर और एस को मिक्स करके वैसा ही रखा गया और तीनों में एक बार प्रोटीएज एंजाइम डाला गया। प्रोटीएज एंजाइम डालने से क्या हुआ कि प्रोटीन पच गया, फिर भी रूपांतरण की प्रक्रिया लगातार चल रही थी, यानी एस पर आवरण बन रहा था अभी भी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। जैसे ही आरएनए को डाला, आरएनए पच गया और फिर भी इनके अंदर जो था आवरण बनते जा रहा था। इन्होंने कहा आरएनए भी नहीं है। जब डीएनए को डाला, डीएनए जैसे पच गया, रूपांतरण की प्रक्रिया बंद हो गई, यानी एस में अब आवरण कोई किसी प्रकार का आवरण नहीं बन रहा था। इन्होंने कहा कि इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही पता चलता है कि डीएनए हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि डीएनए पचने के बाद इनमें काम नहीं हो रहा है, जबकि वो दोनों चीज़ें पच रही थी फिर भी काम चल ही रहा था। तो पर इनका थ्योरी तो कुछ सहमत थे लोग, पर जो वैज्ञानिक थे वो पूरी तरीके से सहमत नहीं थे कि कैसे हम मान लेंगे कि डीएनए ही होगा, यानी अभी भी इनको गड़बड़ लग गई थी। तो इन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत तो अच्छा खासा दिया था, पर वैज्ञानिक के सहमत ना होने की वजह से फिर आगे एक्सपेरिमेंट चलते रहा। आगे एक्सपेरिमेंट इनको दिखाना है हम लोग को कि डीएनए ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। तो आगे आपका जो इसके बाद वाली थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंट है एक प्रकार का, जो कि हर्शे और चेज के द्वारा दिया गया। तो आपका हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट दिया इस पर, उन लोगों को करके दिखाया कि कैसे होता है ये चीज़। उसके बाद हम देखेंगे 1952 ईस्वी में हर्शे और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट। इनका जो एक्सपेरिमेंट था एक ऐसे वायरस पे था, इसका नाम था जीवाणु भोजी। ये जीवाणु भोजी जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जीवाणु को संक्रमित करता है। ये होता क्या है, जीवाणु भोजी जब जीवाणु में प्रवेश करता है तो बैक्टीरिया को लगता है कि उसी का डीएनए है
और वायरस के डीएनए को अपना समझकर ये ढेर सारे वायरस के डीएनए को ही तैयार करते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं जीवाणु जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो वायरस है वो कौन सा आपका जीवाणु भोजी, जो कि हर्शे और चेस ने लिया था प्रयोग में। दूसरी चीज़ आपका जीवाणु लिया गया ई-कोलाई, और ई-कोलाई पर ये काम किया गया है। उसके बाद इन्होंने दो चीज़ों का प्रयोग किया है, विकिरण सक्रिय फास्फोरस, दूसरा विकिरण सक्रिय सल्फर। इन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया, दो वायरस तैयार किए। एक वायरस जो था वो विकिरण सक्रिय फास्फोरस वाला था। फास्फोरस हमारा डीएनए में पाया जाता है, तो वो हाईलाइटेड कुछ डीएनए थे जो कि भारी या कुछ अलग रंगीन थे, वो पहले ही हम लोग को दिख जाएंगे अगर किसी के शरीर में जाएंगे तो। और एक था आपका विकिरण सक्रिय सल्फर। सल्फर पाया जाता है प्रोटीन में। तो वायरस का शरीर में दो हिस्सा होता है, एक बीच वाला और एक बाहर वाला। बाहर का शरीर जो है प्रोटीन से बना होता है जिसमें सल्फर पाया जाता है। अंदर के शरीर में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं यानी डीएनए होते हैं जो कि आपके फास्फोरस से बने होते हैं। तो एक में इन्होंने हाईलाइटेड सक्रिय फास्फोरस को कर दिया और एक में हाईलाइटेड सक्रिय प्रोटीन को कर दिया, सल्फर को कर दिया, ताकि अगर प्रोटीन जाता होगा तो हम लोग को दिख जाएगा हाईलाइटेड कर दिए है, रंगीन दिख जाएगा। अगर वायरस का शरीर ही जाता होगा, अगर हो सकता है वायरस का शरीर ना जाए, डीएनए जाए, तो वो भी दिख जाएगा हम लोग को। तो इन्होंने दो वायरस ऐसे तैयार किए जिसमें एक में विकिरण सक्रिय फास्फोरस था। याद रखेंगे फास्फोरस डीएनए में होता है, वैसे आप पढ़े भी हुए हैं डीएनए मॉडल में। उसके बाद विकिरण सक्रिय सल्फर वाला, जिसमें आपका पूरा शरीर किससे बना होगा, सल्फर से। इसमें देख सकते हैं ये बाहर का जो हिस्सा है ये प्रोटीन से बना होता है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका प्रोटीन से बना होता है, जबकि ये जो है ये हमारा डीएनए है। तो इसमें विकिरण सक्रिय फास्फोरस का यूज किया गया और इसमें विकिरण सक्रिय सल्फर का। कुछ हाईलाइटेड कलर दिए गए इनको, ताकि ये किसी के शरीर में जाए तो हम लोग को पता लग जाए कि कौन जा रहा है, ये उठ के जा रहा है या फिर ये हिस्सा उठ कर जा रहा है। तो दो वायरस इन्होंने तैयार कर दिया जीवाणु भोजी का, और उसके बाद ई-कोलाई बैक्टीरिया पर अब काम स्टार्ट किया गया। अब अपने बुक का ही डायग्राम देखेंगे, बुक के डायग्राम से समझेंगे हम लोग कि कैसे काम हुआ। यहाँ दिख रहा है आपको रेड कलर का पूरा शरीर जो कि प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए हम इसमें क्या यूज़ किए, सल्फर का यूज़ किए। और ये आपको अंदर डीएनए का हिस्सा दिख रहा है रेड कलर का, जो कि फास्फोरस से बना हुआ है। तो इसमें यूज़ करेंगे हम फास्फोरस का और इसमें यूज़ करेंगे किसका, ये आपका ई-कोलाई का शरीर है। जब पहली बार हम ई-कोलाई पर इस वायरस को लगाते हैं तो इस वायरस में होता क्या है कि यहाँ से डीएनए का हिस्सा तो आपका निकल के जा रहा है, पर प्रोटीन आप देख रहे हैं ऐसे खोखला दिख रहा है आपका। यहाँ से डीएनए उठ के इसके अंदर तो चला गया, पर प्रोटीन जो हम हाईलाइटेड किए थे वो ऐसे के रह गया है। और यहाँ पर जो हाईलाइटेड हमने डीएनए लिया है, ये डीएनए जो है संक्रमण करके डीएनए को अंदर कर दिया, खुद अनावरण हो गया। अनावरण मतलब जो भी चीज़ें थी इसमें निकल कर कहाँ चली गई, ई-कोलाई बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने एक में हाईलाइटेड प्रोटीन का यूज़ किया था, हाईलाइटेड प्रोटीन वाला हिस्सा आप लोग को वैसे ही दिख रहा है, और इसमें हाईलाइटेड डीएनए का यूज़ किए थे जो कि निकल कर किसके अंदर चला गया, ई-कोलाई बैक्टीरिया के अंदर गया। तो पहला जो अवस्था था वो संक्रमण हुआ, पहले उसमें उसके शरीर से चिपका, संक्रमित किया, उसे संक्रमित करके दूसरा पोजीशन अनावरण, अपना डीएनए किसके अंदर डाल दिया, ई-कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो आपको स्टेप वाइज बनाने पड़ेंगे डायग्राम भी और लिखना पड़ेगा। पहले पॉइंट में क्या हुआ है, जीवाणु भोजी वायरस ई-कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। संक्रमण करने के दौरान अपने अनुवांशिक पदार्थ को ई-कोलाई के शरीर में प्रवेश करवा देता है, जिसे अनावरण कहते हैं। उसके बाद थर्ड पोजीशन हम देखते हैं क्या हुआ। अब किया गया अपकेंद्रण। अपकेंद्रण जो मशीन के अंदर क्या होता है, घुमाई जाती हैं चीज़ों को। घुमाने के दौरान क्या होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो एक जगह एकत्रित हो जाता है। तो अपकेंद्रण करवाया गया तो देखा गया कि यहाँ हमारा जो प्रोटीन है वो वैसा का वैसा ही है, जो हाईलाइटेड हमने किया था वो हमें बाहर ही दिख रहा है, ई-कोलाई के शरीर में नहीं दिखा। जबकि हाईलाइटेड जो डीएनए का हमने प्रयोग किया था वो हाईलाइटेड डीएनए ई-कोलाई के शरीर में दिख रहा था। तो ई-कोलाई के शरीर में पता लगाना था ना कि आखिर वायरस भेज क्या रहा है। तो वायरस क्या भेज रहा था, अपने शरीर से डीएनए को डाल रहा था, ना कि प्रोटीन को ही उठाकर डाल रहा था। तो ई-कोलाई बैक्टीरिया में
हाइलाइटेड विकरणीय सक्रिय फास्फोरस दिखा, ना कि विकर्ण सक्रिय सल्फर दिखा। और फास्फोरस दिखा तो लोगों को पता लग गया कि हमारा डीएनए ही जाता है, क्योंकि फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, आपके डीएनए में पाया जाता है। तो ये हर्शे और चेज पूरा एक्सपेरिमेंट करके इनको दिखा दिए कि देखिए फास्फोरस गया, और फास्फोरस आपका डीएनए में होता है, हाईलाइटेड कलर भी दिख रहा है बैक्टीरिया में। तो इस तरीके से पूरी तरीके से सिद्ध हो गया कि हमारा अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए में। तो 3 एक्सपेरिमेंट हुए जब खोज स्टार्ट हुआ। तो ग्रिफिथ का रूपांतरित सिद्धांत, जिसमें कुछ पता नहीं लगा, दूसरे में पता भी लगा तो वैज्ञानिक सहमत नहीं थे, और तीसरे ने आकर पूरे सहमत कर दिया। तो आप लोग को ईसवी और कौन कौन चीज़ों की कैसे कैसे प्रयोग किए गए और इन्होंने किया क्या है, ये सारी चीज़ों को आप लोगों को क्लियर कर लेना है। तो हम लोग देख रहे हैं कैसे टॉपिक को देख रहे हैं। पहले डीएनए को देखे, उसको समझे, फिर न्यूक्लियोटाइड जिससे वो बना है, फिर उसमें कुछ नाइट्रोजन क्षार था विशेष प्रकार का, फिर उसको देखे हम लोग। फिर डीएनए पैकिंग की बात की हम लोग कि इतना लंबा डीएनए जो कि मॉडल तैयार कर दिया गया, पर पता नहीं लगा कि अंदर पाया कैसे रहा। उसको देखने के बाद हमने चर्चा की अब डीएनए की खोज, अनुवांशिक पदार्थ की खोज, कि हमारे केंद्रक में मिलने वाले आरएनए, प्रोटीन और डीएनए में से कौन अनुवांशिक पदार्थ है। पता लग गया हर्शे और चेज की एक्सपेरिमेंट से कि हमारा अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। पर कुछ अपवाद ऐसे जीव हैं जिनके शरीर में अनुवांशिक पदार्थ हमेशा आरएनए ही होता है। उसका नाम आपको दे दिया जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध हुआ कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। देखिए यहाँ पर 3 अपवाद लिखे हुए हैं, इन अपवादों को आपको लिखना है। परंतु 2 वायरस ऐसे हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूवेटा बैक्टीरियोफेज, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ हमेशा आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी कोई कहा जाता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूवेटा, हम लोग को अभी पता लगा कि हमारा अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, परंतु कुछ 2 वायरस हैं जिसमें क्या पाया जाता है, आपका आरएनए पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ में। उसके बाद आगे हमने चर्चा किया था अनुवांशिक पदार्थ के गुण का, तो वो आपका मेसेल्सन और स्टोर एक्सपेरिमेंट में डाला हुआ है। जैसे अनुवांशिक पदार्थ का खोज हो गया डीएनए का, तो डीएनए की खासियत भी निकाली गई। अगर अनुवांशिक पदार्थ बनाना है तो इसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, फिर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ बनाना है तो इसके अंतर्गत खुद प्रतिकृति की लक्षण होने चाहिए। प्रतिकृति यानी डीएनए से खुद डीएनए बना सकता है वो। रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। जैसे ऐसा ना हो कि आज हम बचपन वाले, अगर बचपन छोटे हैं, बच्चे की तरह है, तो हमारा डीएनए कुछ और है। जैसे ही हम अपने यौनारंभ अवस्था में तो डीएनए कुछ और, बुढ़ापे में आते तो डीएनए कुछ और। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा डीएनए स्थिर है बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। तो रासायनिक संगठन के आधार पर इसे स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे एज के साथ इसमें परिवर्तन होते जाए। तो रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर, धीरे धीरे उत्परिवर्तन भी होना चाहिए। जैसे एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, जब माता पिता से कोई संतति आती है तो हल्का उसमें चेंजिंग दिखता है, जो कि उत्परिवर्तन का कारण है, और उत्परिवर्तन से ही विकास संभव है। तो प्रतिकृति की क्वालिटी होना चाहिए, रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए, उत्परिवर्तन होना चाहिए ताकि विकास हो, और मेंडल के लक्षण का, जो भी मेंडल के लक्षण का नियम है या जो भी दिया गया है उसके अनुरूप इसे अभिव्यक्त होना है। तो इस आधार पर अनुवांशिक पदार्थ में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, इस आधार पर जब आरएनए की बात की जा रही थी तो आरएनए में भी देखा गया कि ये भी प्रतिकृति करता है, ये भी अपना खुद आरएनए बना सकता है। इसीलिए पहले लोग इसी को ही बोलते थे। पर कुछ ऐसी भी विशेषताएं हैं जिसके कारण आरएनए को अनुवांशिक पदार्थ नहीं बनाया गया। तो डीएनए की तो बात हम समझ गए हैं और डीएनए की चर्चा भी कर ली है। एक बार इसे भी देखते हैं आरएनए में कि इसमें क्या चीज़ पाया जाता है। तो इस आधार पर आपके बुक में जब आप लोग उठाएंगे तो अनुवांशिक पदार्थ के गुण के नीचे डीएनए आरएनए में लगभग अंतर बताए गए हैं। तो उस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए आरएनए में लगभग क्या अंतर है, और आपका 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको उतारना बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। डीएनए आरएनए, डीएनए में इसमें स्वयं प्रतिकृति होती है, ये तो हम लोग को पता है कि डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। आरएनए में भी स्वयं प्रतिकृति होती है, यानी पहला पॉइंट जो है वो सेम है, दोनों में प्रतिकृति हो रही है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये संरचनात्मक दृष्टि से अधिक स्थायी है, जबकि ये संरचनात्मक दृष्टि से कम स्थायी है। ध्यान देंगे, संरचनात्मक दृष्टि, संरचनात्मक मतलब होता है कि जिस जैसा शेप लेकर ये बना हुआ है उस आधार पर डीएनए हमारा अधिक स्थायी है। पता है आपको क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इस डबल बॉन्ड होता है
और सॉरी द्विरजिकी होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, और डबल स्ट्रैंड में बीच में मिल जा रहा है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके कारण दोनों धागे जुड़े हुए हैं और ये स्थिर हमेशा के लिए। जबकि आरएनए में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके कारण ये संरचनात्मक दृष्टि से क्या होता है, कम स्थायी। तो पहला डीएनए में प्रतिकृति होती है, आरएनए में भी होता है, पर डीएनए में देखा गया कि संरचनात्मक दृष्टि से ये अधिक स्थायी है, जबकि आरएनए जो आपका है वो संरचनात्मक दृष्टि से कम स्थायी है। आरएनए आपका डीएनए आपका द्विरज्जुकी और वही आरएनए आपका एकल रज्जुकी है। ये तो हम लोग देख लिए, जो आपका डीएनए है ये डबल स्ट्रैंड होता है और वही आपका आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इसमें थाइमिन होने के कारण अधिक स्थायी और इसमें यूरेसिल होने के कारण कम स्थायी है। पहला तो हमने कारण देखा हाइड्रोजन बॉन्ड का, दूसरा चीज़ ये भी है कि थाइमिन है डीएनए में तभी अधिक स्थायी है और इसमें यूरेसिल है इसी के कारण से कम स्थायी है। उसके बाद इसमें धीमे उत्परिवर्तन होता है जबकि इसमें तीव्र उत्परिवर्तन होता है। आरएनए जो है वो बहुत जल्दी विखंडित हो जाता है, बहुत जल्दी किसी कारणवश टूट कर अलग हो जाता है और जल्दी जुड़ता भी नहीं है, उसका संरचना ही बदल जाता है। जबकि हमारे डीएनए में क्या है कि अगर कुछ समय के लिए उसे तोड़ा भी जाए तो दोबारा अगर उसे स्ट्रैंड मिलता है तो दोबारा जुड़ के वही काम करने लगता है। तो डीएनए में इसी कारण से धीरे धीरे उत्परिवर्तन होता है और जबकि आपके आरएनए में बहुत जल्दी उत्परिवर्तन होता है। डीएनए आनुवांशिक सूचना का संचय करता है और आरएनए जो है आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण करता है। तो इस आधार पर देखा गया दोनों का काम, तो पता लगा कि आनुवांशिक का काम तो दोनों कर रहे हैं, पर एक क्या कर रहा है, आनुवांशिक सूचना का संचय, जैसे आपके शरीर में कौन सी चीज़ें कब करवानी है, कैसे करवानी है, क्यों करवानी है, क्या बनवाना है, क्या नहीं बनवाना है, ये जितना भी मैसेज है इसका पूरा इकट्ठा कौन रखता है, डीएनए रखता है। पूरा कंट्रोल कौन करता है, डीएनए। जबकि आरएनए क्या करता है, उन सूचनाओं का स्थानांतरण करता है हमारे शरीर में, प्रोटीन को संदेश देता है कि यहाँ पर एसिल एंजाइम बनाना है तो प्रोटीन जाकर वहाँ पर एसिल एंजाइम बना देता है। पर एसिल एंजाइम बनाने का सूचना किसके पास था, डीएनए के पास था। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो उम्मीद है कि पूरा टॉपिक एकदम क्लियर होगा, कहीं भी किसी को डाउट नहीं होगा, और जैसे जैसे टॉपिक चल रहा है वैसे वैसे पढ़ोगे, एनसीईआरटी भी बहुत इजी लगेगी, टॉपिक भी बहुत इजी लगेगा, समझ भी आएगा सारी चीज़। तो आप लोग को देखना है डीएनए आरएनए में अंतर, हर से चीज एक्सपेरिमेंट, जितना सिद्धांत है वो भी देखना है। आनुवांशिक पदार्थ के गुण 2 नंबर का है, न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, डीएनए पैकेजिंग, उसके पहले भी वाटसन क्रिक मॉडल, इरविन चारगाफ का नियम, इतने सारे क्वेश्चन हमने देखा है। जब वीडियो को हम लोग लास्ट में देखेंगे तो हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि कौन कौन सी क्वेश्चन सब्जेक्टिव की हमने चर्चा की है। ये टॉपिक आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है किताब से, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चले, एनसीईआरटी भी क्लियर होते चले और आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्लियर हो। तो इस तरीके से पढ़ाने का कारण यही है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो देखकर आप ये ना करें कि जल्दी जल्दी स्किप करके और वीडियो को इधर उधर करके आप लोग देख लें, क्योंकि आप लोग को पसंद होगी कॉमेडी वीडियो, पर ये तो है पढ़ाई वाली वीडियो। तो बिना स्किप किए देखोगे तभी फ़ायदा होगा, अगर स्किप कर करके देखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से आप लोग सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारे आगे के टॉपिक पर होगा, यानी प्रतिकृति कैसे होता है और उसमें शामिल होने वाली एंजाइमों का काम, प्रकार, जो भी चीज़ें हैं, डीएनए अम्ल छापी, फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे टॉपिक्स भी आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक बताया गया है वहाँ तक आप लोग पढ़ के इसे पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।